हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, मैं हूं तरसेम जटैन और लेकर आ गए आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने रिवीजन सीरीज शुरू करी थी और आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। देख ले बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, एक मेटल एटम होता है और होते हैं हमारे पास लीगेंस। लीगेंस किसको बोला जाता है बच्चे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको क्या बोला जाता है? जनरली लीगेंस बोला जाता है, जो दो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब मेटल क्या करेगी? लीगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगी और इनके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाता है। पहचानेंगे कैसे? आपको एक मेटल दिखाई देगी, उसके साथ आपको कुछ लीगेंड्स लगे हुए दिखाई देंगे। ये लीगेंड्स का नंबर है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा, इसके बाहर कोई कटायन या फिर कोई अनायन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लिखा हुआ है कॉपर NH3 6, यहां पर है बच्चे +2। तो बताइए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या नहीं है? हाँ, इसमें देखो ये सेंट्रल मेटल एटम है, मतलब बीच में मेटल मिलेगी और आपको क्या दिखाई देंगे? लीगेंड्स दिखाई देंगे। क्लियर है? जैसे एक और K4FeCN6, हाँ जी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ जी, देखो सेंट्रल मेटल एटम है, लीगेंस है, नंबर ऑफ लीगेंस और बाहर काउंटर आयन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब इनको बोला जाता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर है? चलिए भाई अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग लीगेंस की, कि लीगेंड क्या होते हैं हमारे पास। तो अभी मैंने बताया लीगेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब टाइप्स ऑफ लीगेंस पे आ रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ लीगेंस पे। ठीक, पहला है हमारे पास बच्चे मोनोडेंटेट लीगेंस। मोनोडेंटेट लीगेंस, ठीक है। मोनो मैंने होता है एक और डेंटेट मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर। जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो मोनोडेंटेट लीगेंस होते हैं। जैसे अमोनिया है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, ये डोनेट कर सकता है, तो ये मोनोडेंटेट लीगेंड है। जैसे वाटर, हालांकि ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होता है लेकिन ये डोनेट एक ही लोन पेयर करता है, तो ये क्या है? मोनोडेंटेट लीगेंड है। Cn नेगेटिव है बच्चे, ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, तो मोनोडेंटेट लीगेंड है। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी है हमारे पास, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके मोनोडेंटेट लीगेंड का काम करता है। ठीक है, तो डाईडेंटेट आते हैं फिर आगे चलकर। डाईडेंटेट, डाईडेंटेट का मतलब होता है डाई मैंने दो, डेंटेट मैंने जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हमारे पास ऑक्जेलेट है बच्चे, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। देखिए यहाँ से डोनेट कर सकता है, यहाँ से डोनेट कर सकता है नेगेटिव चार्ज को, तो ये दो जगह से डोनेट कर सकता है, तो ये बाईडेंटेट या डाईडेंटेट बोला जाता है। ठीक, इथाइलिन डाइअमीन है हमारे पास, CH2NH2 CH2NH2। देखिए यहाँ पर लोन पेयर होता है, ये डोनेट किया जा सकता है, ये लोन पेयर होता है, ये क्या किया जा सकता है? डोनेट किया जा सकता है। ठीक, ग्लाइसिनेटो होता है हमारे पास, CH2COO नेगेटिव एंड NH2। देखो ये लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है, ये नेगेटिव चार्ज डोनेट किया जा सकता है, तो ये होते हैं बाईडेंटेट लिगेंड, जो दो जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसी तरह से ट्राइडेंटेट होता रहेगा, टेट्राडेंटेट होता रहेगा हमारे पास। तो एक एग्जांपल हमें पढ़ना है बच्चे पॉलीडेंटेट का। कौन सा? पॉलीडेंटेट का। पॉलीडेंटेट में जो सबसे वेल नोन एग्जांपल वो है बच्चे EDTA। EDTA स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। इसकी स्ट्रक्चर होती है बच्चे, इथाइलिन मतलब आप ले लो CH, ठीक है। डाइअमीन मतलब यहां पर क्या लगा दीजिए आप? डाइअमीन समझ रहे हो ना, दो दो नाइट्रोजन। ठीक, तो ये NH हो गया, यहाँ पर NH हो गया। टेट्रा एसीटेट का मतलब दो एसीटेट लगा दो इसके साथ, टोटल 4 एसीटेट लगाने हैं, और दो इसके साथ, दो इसके साथ, ठीक है, और दो इसके साथ, H को हटा दो। तो देखो इथाइलिन इथाइलिन, डाइअमीन डाइअमीन, टेट्रा एसीटेट टेट्रा एसीटेट। तो देखो ये कितनी जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, ये भी। तो ये टोटल 6 जगह से डोनेट कर सकता है। तो EDTA हमारे पास एग्जाम्पल है हेक्साडेंटेट लीगेंड्स का। किसका? हेक्साडेंटेट लीगेंड्स का। क्लियर है भाई? अच्छी बात है। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। फिर आता है हमारे पास चिलेट रिंग। क्या आता है बच्चे? चिलेट
रिंग। अब देखिए ये मेटल है बच्चे, और इसके साथ बाइडेंटेट लिगेंड आ जाए, बाइडेंटेट, जैसे CH2 CH2 NH2 NH2, ये आ गया बाइडेंटेट। इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, तो ये यहां से डोनेट करेगा, ये यहां से डोनेट करेगा। देखो यहाँ पर एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गई, ये क्लोज स्ट्रक्चर, ये क्लोज स्ट्रक्चर, रिंग टाइप स्ट्रक्चर। तो इस रिंग टाइप स्ट्रक्चर को बोला जाता है चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं? चिलेट रिंग। चिलेट रिंग के कारण कंपाउंड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो चिलेट रिंग वही लिगेंड्स बनाएंगे जिनकी डेंटिसिटी या तो 2 है या 2 से ज्यादा है। 2 वाले भी बना सकते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड चिलेट रिंग नहीं बनाएगा। ठीक है, अब चिलेट रिंग के कारण इनके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, इसको चिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिलेशन या फिर चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। अच्छी बात है भाई। फिर आता है हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या है? जैसे CN नेगेटिव है बच्चे, ये नाइट्रोजन की साइड से भी बॉन्ड बना सकता है और ये कार्बन की साइड से भी क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, दोनों साइड से, लेकिन एक टाइम पे ये एक ही साइड से बॉन्ड बनाएगा, या तो कार्बन की साइड से या नाइट्रोजन की साइड से। तो क्या हुए भाई? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, जो जिनके अंदर डोनर साइट एक से ज्यादा है बट एक टाइम पे वो एक ही साइड से डोनेट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। जैसे SCN है बच्चे, ये नाइट्रोजन की साइड से भी बॉन्ड बना सकता है और सल्फर की साइड से भी बॉन्ड बना सकता है। NO2 है बच्चे, नाइट्रोजन की साइड से भी बॉन्ड बना सकता है और ये ऑक्सीजन की साइड से भी क्या बना सकता है? बॉन्ड। तो ये एग्जांपल्स हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स के। ठीक है ना, तो लिगेंड्स क्या हमारे पास? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। फिर आता है हमारे पास कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सोल्ट में क्या फर्क है भाई? डबल सोल्ट में, यहां पर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो वो है मान लो K4FeCN6। ये मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरली कोई भी उठा लिया रैंडमली। डबल सोल्ट हमारे पास फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 2 SO4.6H2। ये मोहर सोल्ट भी जाना जाता है इसको, दूसरा नाम क्या है इसका? मोहर सोल्ट। तो देखो, यदि मैं इसको पानी में डालूंगा तो बच्चे ये सिर्फ बाहर से आयनाइज होगा, लेकिन ये हर जगह से आयनाइज होगा जहां जहां से ये हो सकता है। तो इसका मतलब डबल सोल्ट जनरली 2 सोल्ट्स का बना होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिंपल है, इसमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है मेटल और लिगेंड के बीच में, यहाँ पर सिंपल आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट है हमारे पास। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को यदि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो बच्चे ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से आउटर पार्ट से। इसका मतलब ये आपको CN नेगेटिव नहीं देगा, CN नेगेटिव डिसोसिएट होकर नहीं मिलेंगे, बट जो डबल सोल्ट है ये हर जगह से क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, और आपको नंबर ऑफ आयंस उतने ही मिलेंगे जितने किसी डबल सोल्ट के अंदर प्रेजेंट है, बट यहाँ पर आपको यहाँ से डिसोसिएट नहीं करना। अच्छी बात है भाई, कर लेंगे? हाँ जी सर कर लेंगे भाई। चलिए भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसके लिए फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह। क्या लगाना? ऑक्सीडेशन नंबर। उससे पहले मैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाता हूं। मैं पहला है होमोलैप्टिक कंपाउंड्स और दूसरा है बच्चे हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड्स। ठीक, यदि कहीं पर मेटल के साथ सारे लिगेंड्स एक ही टाइप के लगे हुए हैं भाई, क्या लगे हुए हैं? सारे लिगेंड्स एक ही तरह के, देखो इसमें 6 के 6 अमोनिया है तो वो होमोलैप्टिक है। बट यदि मेटल के साथ अलग अलग टाइप के लिगेंड्स लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पर बच्चे 3 तो वाटर है और 3 क्या है? अमोनिया, तो ये कहलाते हैं हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल हमारे पास लिगेंड्स के, उनके नाम लिखे हुए और उनके ऊपर कितना चार्ज है वो लिखा हुआ है। जैसे साइनाइड को ना साइनो बोलेंगे हम, -1 चार्ज है। क्लोराइड को क्लोरिडो बोलेंगे, -1 चार्ज है। इसको नाइट्रो बोलेंगे, -1 चार्ज है। इसको हाइड्रोक्सो, -1। थायोसाइनेटो, -1। तो ये आपको याद होने चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका और आपने लिख भी रखे होंगे जनरली। ठीक है ना, अब इनका हम यूज करेंगे और आगे निकाल रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकाल रहे हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले निकाल रहे हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर, निकालना सीख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सुनिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कभी भी नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं बोलना आपको, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड विद मेटल। मेटल के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं। जैसे Fe H2O कितने हैं बच्चे? 6+2। बताइए यहाँ पर पानी एक बॉन्ड बनाता है ना, उसके ऊपर अभी मैंने बोला था कि -1 चार्ज है, तो वो एक ही
मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड होता है पानी भाई, मोनोडेंटेट, तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल 6 बॉन्ड बनेगा आयरन के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। लेकिन यदि ऐसा आ जाता बच्चे Fe, यहाँ पर आ जाता COO नेगेटिव और यहाँ पर आ जाता बच्चे थराइस। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए क्या है हमारे पास, ठीक है, तो बोलो ध्यान से। अब ये है ऑक्जेलेट बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक ऑक्जेलेट कितने बॉन्ड बनाएगा 2, तो 3 ऑक्जेलेट कितने बॉन्ड बनाएंगे 6, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। समझ गए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? हाँ जी बिल्कुल। जैसे यहाँ पर आ गया लिखा हुआ EDTA, अब और एक है, बताओ किसी को लग रहा है कि EDTA यहाँ पर ना सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका? नहीं, ऐसा नहीं है। EDTA टोटल कितने बॉन्ड बनाता है? हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 6 बॉन्ड बनाएगा। तो आयरन का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बच्चे 6। क्लियर है? निकालें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉन्ड देखने आपको, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हैं मेटल के साथ, ये नहीं देखना कि लिगेंड कितने हैं। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे आता बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर। समझते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर क्या बच्चे? मेटल के ऊपर चार्ज कितना है। जैसे मेरे पास है FeH2O6, यहां पर है बच्चे +2 चार्ज, तो निकालने का तरीका सिखा रहा हूं बच्चे। इसके ऊपर है X, मान लो चार्ज X है, कितने पानी है 6 +6 इंटू पानी के ऊपर कितना चार्ज, अभी टेबल बना रखी थी, पानी न्यूट्रल होता है, पानी के ऊपर चार्ज होता है 0, इज इक्वल टू ये जो ऊपर चार्ज है ना वो लिख दो एज इट इज +2, तो X की वैल्यू आ गई +2, तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चे? +2 है। अच्छी बात है भाई। एक और देखते हैं, कॉपर NH3 थराइस Cl थराइस है यहाँ पर, ऊपर है बच्चे +1। बताइए कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर को मान लो X, कितने अमोनिया है 3, अमोनिया पे अभी लिखा था मैंने 0 चार्ज होता है, प्लस क्लोरीन कितने 3, क्लोरीन पे चार्ज लिखा हुआ था -1, इज इक्वल टू कितना चार्ज है इधर +1, तो जो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज हुआ है एज इट इज राइट साइड में लिख दो। तो देखिए X यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया -3 इक्वल टू +1, तो X की वैल्यू आ गई बच्चे यहाँ पर +4। क्या आ गई X की वैल्यू? +4। हालांकि +4 आनी तो नहीं चाहिए, इतना आता नहीं कॉपर पे चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पर ना -1 कर देते हैं हम लोग, -1 तो -1 तो कितना आ गया? +2 चार्ज आ गया भाई। क्लियर है? ऐसे आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। एक काउंटर आयन के साथ और मैं करके दिखा देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए आगे इस तरह से K4 FeCN6 की आयरन का ऊपर कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो पहले इसको तोड़ दो आप। अच्छा, K कैसे टूटेगा? K पॉजिटिव की फॉर्म में टूटेगा, तो 4 पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ कितना आएगा? 4 नेगेटिव आएगा। तो आयरन पे मान लो X, साइनाइड कितने बच्चे 6, साइनाइड पे चार्ज होता है -1 इक्वल टू -4, तो X -6 इक्वल टू -4, तो X की वैल्यू आ गई बच्चे कितनी? +2। कितना आ गया को ऑक्सीडेशन नंबर? +2 आ गया। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए भाई, इसके बाद हमें प्रोसीड करना है एक थ्योरी की तरफ जिसका नाम है, अच्छा वर्नर्स थ्योरी पे जा रहे हैं हम लोग। वर्नर थ्योरी से पहले एक छोटा सा टॉपिक आएगा, वो है IUPAC नेमिंग। ठीक है भाई, देखिए IUPAC नेमिंग ना 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। आपके यदि IUPAC नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिटेल में पढ़ने हैं तो आप हमारे चैनल जटैन क्लासेस पे सर्च करते हैं IUPAC नेमिंग जटैन क्लासेस लिख के, तो वीडियो आ जाएगी, ये आप खुद से करेंगे। हम चल रहे हैं फिर आगे, हमारे पास है वर्नर्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी है बच्चे? वर्नर्स थ्योरी। पोस्टुलेट है वर्नर थ्योरी के। वर्नर्स थ्योरी कहती है कि एक जो मेटल एटम है उसके पास ना 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है बच्चे कौन सी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी। जनरली वर्नर ने जो कोबाल्ट के कंपाउंड है और अमोनिया के कंपाउंड है उन पे स्टडी किया था, फिर बाहर आई थी वर्नर्स थ्योरी। 2 तरह की वैलेंसी मेटल के पास, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, और एक मेटल चाहती है कि वो दोनों वैलेंसी को पूरा कर ले, मतलब दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर ले, ऐसा चाहती है। प्राइमरी वैलेंसी जनरली क्या है बच्चे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, वो आपने निकालना सीख लिया है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है बच्चे? उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर है? अब जो ब्रैकेट से जो बाहर आयंस होते हैं इनको काउंटर आयन बोला जाता है, काउंटर आयन इनको बोला जाता है। काउंटर आयन कटायन भी हो सकता है और काउंटर आयन कौन सा भी हो सकता है? एनायन भी हो सकता है। जैसे भाई, ठीक, प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी आप निकालेंगे, वर्नर थ्योरी की बात करें हम लोग। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया CONH3 हेक्साइज Cl थराइस, इसका प्रॉपर फॉर्मूला लिखो। प्रॉपर फॉर्मूला मतलब CONH3 6 अंदर आएंगे, तीनों Cl बाहर जाएंगे, या
CONH3 5 Cl 2 क्लोरीन बाहर जाएंगे, और या CONH3 4 Cl2 ClNH3 ट्वाइस। मतलब मैंने बोला आपको इसका फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखोगे, बताओ भाई कैसे लिखोगे। सर हमें क्या पता कि 3 क्लोरीन बाहर है या 2 क्लोरीन बाहर है या 1 क्लोरीन बाहर है या फिर 1 भी क्लोरीन बाहर नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वर्नर ने इसके बारे में भी स्टडी किया था। तो सुनो वर्नर क्या कहता है। कहता है कि जो ये ब्रैकेट से बाहर काउंटर आयन है ये आयनाइज हो सकता है। आयनाइज मतलब ये बाहर, इसे अलग हो सकता है नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। तो बोला ये पता करने के लिए कि इन 3 क्लोरीन में से कितने क्लोरीन बाहर हैं, आप क्या करोगे, इसके अंदर AgNO3 डाल दो। मतलब इसके अंदर क्या डाल दो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इससे क्या होगा, AgNO3 टूटेगा बच्चे, Ag प्लस बनाएगा। क्या बनाएगा, Ag प्लस। अब Ag प्लस किसको ढूंढेगा, Cl नेगेटिव को ढूंढेगा, और उसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, AgCl। तो हम क्या पता कर सकते हैं, AgNO3 डालने से यदि AgCl के 2 मोल्स बनते हैं, 2 मोल, इसका मतलब 2 क्लोरीन बाहर है। यदि AgCl के 3 मोल बनते हैं तो इसका मतलब 3 क्लोरीन बाहर है। यदि AgCl का 1 मोल बनता है इसका मतलब 1 क्लोरीन बाहर है। और AgCl का कोई मोल नहीं बनता तो इसका मतलब सारे Cl कहां पर है, अंदर। ऐसा वर्नर ने बताया। ठीक है, तो नंबर ऑफ AgCl मॉलिक्यूल्स की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि कितने क्लोरीन बाहर हैं, क्योंकि बाहर वाले क्लोरीन ही क्या होंगे, आयनाइज होंगे। ऐसा क्वेश्चन भाई CBSE आपसे पूछ सकती है। फिर कहता है ये कि हमारे पास मान लीजिए ये है CONH3 हेक्साइज, यहाँ पर है बच्चे Cl थराइज। आपको इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो, जैसे कोबाल्ट को ले लो, बीच में कितने अमोनिया है, 6, तो 1 2 3 4 5 6 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, अमोनिया, यहाँ पर क्या आ गया, अमोनिया, यहाँ पर क्या आ गया, अमोनिया, देन अमोनिया, देन अमोनिया, देन अमोनिया। ये जो क्लोरीन, इनको बीच में लगा दो कहीं पर, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। मतलब आप एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी दे सकते हो मॉलिक्यूल्स को। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है, बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, फिर आगे आप ना नंबर ऑफ आयंस भी बता सकते हो, जैसे K4 FeCN6 में बताइए टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे। जैसे मैं इसको पानी में डालूंगा, और इसमें भी बताओ कितने आयन आएंगे, K3 FeCN6, बताइए कितने आयंस आएंगे, बताओ भाई। सर इसको पानी में यदि डालोगे तो K4 K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस प्लस FeCN6 4 नेगेटिव, इतने आयंस आएंगे। 1 2 3 4 5, टोटल 5 आयंस। कितने आयंस, 5। इसमें कितने आयन आएंगे, इसको तोड़ो, K प्लस प्लस K प्लस प्लस K प्लस प्लस FeCN6, ऊपर आ गया 3 नेगेटिव। ये पूरा एक ही आयन माना जाएगा, 3 ये 1 ये, टोटल कितने आयंस मिले, 4 आयंस। पूछ सकते हैं आपसे, बताइए कि गिवन ऑप्शंस में से कौन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस देगा पानी में चलकर, आपको बताना है। अब देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे तो कंडक्टेंस उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो कई बार कंडक्टेंस का क्वेश्चन भी घुमा देते हैं यहाँ पर, तो आपको ना नंबर ऑफ आयंस में देखना है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। तो ये थी भाई वर्नर थ्योरी हमने जो करी है अभी अभी। वर्नर थ्योरी की कमियां क्या रही, वर्नर थ्योरी ने प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं बताया क्या होगी, प्रॉपर शेप नहीं बता पाया ये कई मॉलिक्यूल्स की, कलर वगैरह की तो इसने बात ही नहीं की, ना ही बात करी इसने मैग्नेटिक करैक्टर वगैरह की। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर हमारे पास अब हम आगे चलते हैं। वर्नर थ्योरी के बाद हमारे पास थ्योरी आती है बच्चे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मैं पोस्टुलेट्स आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। पहला, मेटल के पास क्या होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके अंदर वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकती है। लिगेंड क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, और वो मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। तीसरा, जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उनके बीच में, ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होती है। मेटल के ऑर्बिटल क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। और यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है तो स्ट्रक्चर होगी टेट्राहेड्रल। कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। और यदि हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आती है, dsp2, तो स्ट्रक्चर होगी बच्चे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। यदि हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 आती है तो स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल,
यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आती है तो स्ट्रक्चर होगी अगेन ऑक्टाहेड्रल। अब आपको ये याद होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ रहे हैं। अब सुनो, दो केस आ रहे हैं हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के। देखो D2sp3 का मतलब है इसमें अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, देखो अंदर वाले, और sp3d2 का मतलब है इसमें बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। इसलिए जब हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगी तो उनको बोला जाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल मतलब वो अंदर के ऑर्बिटल यूज कर रहा है। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आती है और वो बाहर के d ऑर्बिटल यूज कर रहा है तो वहां पर बनेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। चलिए हम इसकी हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक करैक्टर निकालना सीख लेते हैं। तो चलिए भाई कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल लेकर हम समझते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को। जैसे FeCN6 4 नेगेटिव है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी, हमें मैग्नेटिक करैक्टर सब कुछ निकालना है। तो चलो, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 3d6 4s2। अच्छा, डी में कितने डिब्बे होते हैं? टोटल 5, 1 2 3 4 5। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। फिर है 4s2, ये आ गया बच्चे 4s का डिब्बा, ये 3d का। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन की। अब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पर कितना? 6 में से 4 गया 2, तो +2। ये आयरन था, अब आयरन +2 आएगा। आयरन +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s0। भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो ना यहाँ से। तो चलो फिर 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। ये है 4s, 4s पड़ा है खाली, और ये है 3d में इलेक्ट्रॉन कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। आ गया, ठीक। अब क्या होगा, कितने CN आएंगे? टोटल 6। अब CN के पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, लिगेंड के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही डब्बे में डालेगा। तो एक CN बोला भाई मेरे ना इलेक्ट्रॉन डाल लो 2 एक डब्बे में, तो इसने डाल दिया यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें डाल रहा हूँ जो मैं CN के, ऐसे करके डाल रहा हूँ ताकि ना आपको क्लैरिफाई हो जाए। ये आगे CN के इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी तो 5 और CN पड़े हैं, और हमने इसके पोस्टुलेट में पढ़ा था कि मेटल के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होने चाहिए। पता है तो फिर क्या होगा? CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब होता है ये तगड़ा लिगेंड है, तगड़ा, बहुत तगड़ा है। ये क्या करेगा? इसको थप्पड़ मारेगा, आजा भाई हट यहाँ से, यहाँ बैठ, उठ यहाँ से बदतमीज, यहाँ बैठ, मेरे लिए जगह छोड़। जैसे कोई कुर्सी पर बैठा है और वो, मैं आ गया वहां पर, मैंने उसको थप्पड़ मारा, उठ भाई मेरे लिए जगह छोड़। तो ऐसा ये करेगा, ये करेगा इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग। तो बताइए अब 2 डब्बे और खाली हो गए, तो 2 CN और आ जाएंगे यहाँ पर। ये लो, एक CN आ जाएगा यहाँ पर, एक CN आ जाएगा यहाँ पर। अब बोलिए 3d 4s। अब आगे भी तो ऑर्बिटल आएंगे बच्चे इसके अंदर। क्या आएंगे? आगे भी तो ऑर्बिटल। आगे कौन से आएंगे बच्चे? p ऑर्बिटल्स। कौन से आएंगे? p। अब 3 डब्बे तो यूज कर लियो, टोटल 6 है तो 6 डब्बे यूज करोगे, तो एक CN यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक CN यहाँ पर आ जाएगा, एक CN आ जाएगा बच्चे यहाँ पर। तो CN 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 CN। तो बताइए CN ने कौन से डब्बे यूज करे? 2 तो D के, तो D2, एक S का S, 3 P के, तो P3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई बच्चे यहाँ पर D2sp3। अब बताइए क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? पेयर्ड 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 पेयर्ड। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कंपाउंड होगा डायामैग्नेटिक। कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। क्लियर है? हाँ जी सर, अच्छे से क्लियर हो गया सर, ये तो आसान ही था, कोई मुश्किल था नहीं हमारे पास। ठीक है भाई, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, ठीक है। अब यदि मैं यहीं पर CN6 की जगह बच्चे ले लेता Cl6, तो क्या होता? मैं सीधा करवा रहा हूं आपको। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर +2। अब +2 वाले आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d6 4s0। बताइए डी में कितने डिब्बे होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, 3d। 4s है, फिर कौन आता है बच्चे? p आता है, 4p आएगा, ठीक है। कौन आएगा? 4p। अब बोलिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। आ गया। लेकिन जो Cl होता है ना, ये वीक फील्ड लिगेंड होता है, कमजोर होता है बेचारा। क्या होता है? कमजोर। अब ये इलेक्ट्रॉन की उठाकर इनको पटक नहीं पाएगा अंदर के ऑर्बिटल में, तो ये बेचारा चुपचाप पता क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा यहाँ Cl, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा यहाँ Cl, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा यहाँ पर Cl, 2 इलेक्ट्रॉन डाल देगा यहाँ पर Cl। और फिर आगे और भी हाई एनर्जी में जाओगे तो आप इनको d ऑर्बिटल और भी प्रेजेंट है आगे चलकर, हायर एनर्जी के d ऑर्बिटल। 3 और 1 4 डिब्बे तो यूज कर लिए, टोटल क्लोरीन 6 है तो 6 डिब्बे यूज करेगा, तो 2 डिब्बे हायर एनर्जी के यूज करने पड़ेंगे इसको मजबूरी में।
3D की जगह कौन से यूज करने पड़ेंगे, 4D पे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि ये पेयरिंग करवा नहीं सकता, क्योंकि कमजोर लिगेंड है, ठीक है। तो बताइए कौन से डिब्बे यूज करे इसने, एस का 1 डिब्बा, पी के 3 डिब्बे और डी के 2 डिब्बे, sp3d2। तो बताइए इसने आउटर डी ऑर्बिटल यूज करे ना, बाहर वाले, तो इसलिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हाँ 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। आप इसकी बोहर मैग्नेटोन भी निकाल सकते हो, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो। वो कैसे निकलेगी? n इंटू में n+2 का स्क्वायर रूट। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने बचे? 4, 4+2 का स्क्वायर रूट, 4 2 6 चौका 24 का स्क्वायर रूट। आंसर आ गया। क्या आ गया है? आंसर। चलिए 2 कंपाउंड और सीखेंगे हम, यहां से फिर चलेंगे हम आगे। चलिए भी करते हैं ये 2 और कंपाउंड, NiCN4 नेगेटिव एंड NiCl4 नेगेटिव। पहले निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होता है। निकल होता है भाई सती वकर मन फैकोनी। आयरन की होती 3d6 4s2, कोबाल्ट की 3d7 4s2। तो निकल की होती है बच्चे 3d8 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पर निकल पे जो चार्ज है बच्चे वो है कितना? 4 में से 2 गया 2, तो +2। तो बताइए निकल +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 3d8। 3d8 मतलब कितने डिब्बे बनाने हैं आपको? 5 डिब्बों में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आएगा S और फिर आएगा बच्चे P, ठीक है। अब आते हैं CN पे। अब CN बॉन्ड बनाने आएगा। CN तो तगड़ा है भाई, मैं बता दूं CN तगड़ा है। तो CN तगड़ा है तो इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर कहाँ भेज देगा? यहाँ पर, ठीक है। तो CN आ गया, एक यहाँ पर CN का बॉन्ड 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 आ गया। देखो 4 ही CN है, ये टेट्रा मतलब वो है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, वो है ये। अब कौन से ऑर्बिटल यूज हुए 4 CN के लिए? एक D का D, एक S का S, 2 P के तो P2, DsP2। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो कंपाउंड होता है बच्चे कैसा? स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्क्वायर प्लेनर बनेगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो कैसा रहेगा? डायामैग्नेटिक। इसकी जो बोहर मैग्नेटोन है वो कितनी आएगी? 0। अब आते हैं इस पे, यहां पर भी जो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चे वो कितना है? +2। अब +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 3d8। तो डिब्बे बनाओ भाई, ये लो 1 2 3 4 5, फिर S, फिर क्या आएगा बच्चे? P। तो बताइए 8 इलेक्ट्रॉन डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिए 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी बिल्कुल। अब यहाँ पर डालिए, ये तो डालनी नहीं, यहाँ पर ऐसा आ गया, ये कौन आ गया? P, 4s4p। अब बताओ Cl क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड, कमजोर होता है बच्चे। ये कमजोर होता है तो ये पेयरिंग करवा नहीं सकता, तो इसको अपने मजबूरी में 4 क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डालने पड़ेंगे? यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? sp3। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हमने पीछे पढ़ा था, वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। अब बताइए इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। और बोहर मैग्नेटोन कितनी होगी बच्चे? 2 इंटू में 2 प्लस में 2 का स्क्वायर रूट, 4 दूनी 8 का स्क्वायर रूट, दैट इज 2√2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2√2 आंसर। तो ये थी हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ऐसे आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, ऐसे आपको पता करना है पैरा हो गया डाया, और ऐसे ही आपको पता करना है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की भी कुछ कमियां थी, कुछ ऐसे कंपाउंड थे जिनकी प्रॉपर ये हाइब्रिडाइजेशन या शेप मैच नहीं हो रही थी। कलर के बारे में ये प्रॉपरली नहीं बता पाया कि कलर्ड क्यों होते हैं कंपाउंड हमारे पास, क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। ये नहीं बता पाया कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कौन वीक फील्ड लिगेंड, मतलब कब पेयरिंग करवानी है आपको, कब पेयरिंग नहीं करवानी है। इनकी कमियों को दूर करने के लिए आई हमारे पास फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कौन आई भाई हमारे पास? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। समझते हैं व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलो भाई चलते हैं फिर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ गई है हमारे पास, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सुनिए, ये कहती है कि मैं मेटल को मानूंगी एक कैटायन और लीगेंड को मानूंगी मैं एक एनायन, ठीक है। और जो कैटायन और लीगेंड और मेटल के बीच में अट्रैक्शन होगी वो टोटली होगी आयनिक अट्रैक्शन। और जब मेटल लीगेंड को अपनी तरफ बुलाएगी तो जो लीगेंड है वो मेटल को करेगा अप्रोच। क्या करेगा? मेटल को अप्रोच, और वहां जाकर क्या बना लेगा? उसको बॉन्ड। जैसे ये मेटल है तो लीगेंड अप्रोच करेगा, मतलब लीगेंड मेटल के पास आएगा धीरे 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 अट्रैक्शन होने से।
क्या होने से, धीरे 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 अट्रैक्शन होने से, ठीक है। जब वो अप्रोच करेगा तो मेटल के डी ऑर्बिटल है उनके अंदर क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग, क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग। चलो फिर अब स्प्लिटिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो पहले हम बात करेंगे बच्चे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, किसकी, ऑक्टाहेड्रल की भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। अब बताइए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसे होता है, ये मेटल एक लिगेंड यहाँ, एक लिगेंड यहाँ, लिगेंड लिगेंड और लिगेंड और लिगेंड, मतलब ये एक्स एक्सिस मान लो, इसको आप वाई एक्सिस मान लो और इसको मान लो आप जेड एक्सिस। मतलब जो लिगेंड्स हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में जब मेटल के पास आएंगे तो वो एक्सिस पे से चलकर आएंगे, कहां से चलकर आएंगे, एक्सिस पर चलकर आएंगे, एक्सिस पर चलकर आएंगे, ठीक। अब मेटल के पास ना 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, मैं आपको बता दूं कितने, 1 2 3 4 5। इन पांचों के नाम आपको पता होने चाहिए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड का स्क्वायर, ठीक। अब लिगेंड कहां से आएगा, एक्सिस पे से, एक्सिस पे से चलकर आएगा ऐसे टमक 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 टमक। अब मेटल के पास 5 ऑर्बिटल हैं, इनमें से 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, वो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके लोब ना बिल्कुल एक्सिस के ऊपर होते हैं, और एक होता है डी जेड स्क्वायर, इसका लोब ना जेड एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। तो बताओ ये मेटल का है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, कौन सी एक्सिस पे है, एक्स और वाई पे बैठा हुआ है। और लिगेंड भी कहां से आएंगे बच्चे, चलकर एक्सिस पे से, तो लिगेंड आया एक्सिस पे से, तो इनके बीच में रिपल्सन होगी ऑर्बिटल्स के बीच में। तो ये जो एक्सिस पे ऑर्बिटल प्रेजेंट है इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी ड्यू टू रिपल्सन विद लिगेंड, बिकॉज लिगेंड भी एक्सिस पे आ रहा है और ये दोनों भी एक्सिस पे हैं, और एक्सिस एक्सिस पे होंगे तो आमने सामने की टक्कर होने से रिपल्सन हो जाएगी, रिपल्सन हो जाएगी तो ये जो लास्ट के 2 ऑर्बिटल है ना बच्चे ये चले जाएंगे ऊपर, ठीक। और पहले वाले 3 ऑर्बिटल है ये कहां आ जाएंगे बच्चे, नीचे। इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्प्लिटिंग। तो जो नीचे आए हैं ये कौन से आए हैं बच्चे बता दूं मैं आपको, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये नीचे क्यों आए, क्योंकि ये तो एक्सिस पे है ही नहीं, और एक्सिस पे नहीं है तो इनके लिगेंड से टक्कर ही नहीं होगी, लिगेंड से टक्कर नहीं होगी तो बच गए तो स्टेबल, स्टेबल तो नीचे आ जाएंगे, और इनकी टक्कर हो गई तो अनस्टेबल, अनस्टेबल तो कहां चले गए, ऊपर। अब जो नीचे के 3 ऑर्बिटल इनको बोला जाता है T2Z ऑर्बिटल, और जो ऊपर के 2 ऑर्बिटल इनको बोला जाता है EZ ऑर्बिटल। अब आपको ये एनर्जी गैप याद करना है इनके बीच का, ये जो एनर्जी गैप है बच्चे, यहाँ का जो एनर्जी गैप है वो कितना है, -0.4 डेल्टा ओ। डेल्टा मैंने एनर्जी का चेंज, ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, माइनस मतलब एनर्जी लो हो रही है, और ये जो एनर्जी गैप है बच्चे ये कितना है, प्लस का 0.6 डेल्टा ओ। इस बैरी सेंटर से ये इतना ऊपर चला जाएगा और इस बैरी सेंटर से ये इतना नीचे आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है भाई। फिर इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी, मतलब ये लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ को बताती है, ठीक है। जो ये वाले लिगेंड्स है बच्चे, ये वाले लिगेंड्स हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जो ये वाले लिगेंड्स है बच्चे, ये वाले लिगेंड्स, ये सारे के सारे हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो तुम लोग, इब्राहिम सनी कल से फरार, ओह ऑक्सलेट, पानी ने, ईडीटीए और अमोनिया, भाई ये 3 याद कर लेना, ठीक है भाई। इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है कि ये वीक फील्ड क्यों है, स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों, तो आप हमारे चैनल पे फिर से जा सकते हैं, जटैंड क्लासेस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको मिलेगा, ठीक है। तो याद रख लीजिए भाई, जो कार्बन वाले हैं जनरली, कार्बन और जो नाइट्रोजन डोनर है, जो नाइट्रोजन और कार्बन डोनर है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जो ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या सल्फर के साथ डोनेशन करते हैं, जैसे यहाँ पर सल्फर से डोनेशन होगी, यहाँ पर नाइट्रोजन से डोनेशन होगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और यहाँ ऑक्सीजन से डोनेशन होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन से डोनेशन होगी, और यहाँ हेलोजन से डोनेशन होगी तो वो जनरली वीक फील्ड होते हैं। पानी जनरली वीक फील्ड का भी काम कर देता है, कभी कभी किसका काम कर देता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का। अब सुनिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में पेयरिंग क्यों होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में जो एनर्जी गैप है ना ये ना बढ़ जाता है। अब आप खुद सोचो, मान लो यहां एनर्जी गैप है इतना और यहां एनर्जी गैप है ज्यादा, ठीक। अब बोलना, एक इलेक्ट्रॉन यहां, 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 एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब यदि एनर्जी गैप कम है तो अगला इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर जा सकता है, आसानी से ऊपर चला जाएगा, तो पेयरिंग नहीं होगी।
बट यदि एनर्जी गैप ये ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो ये सोचे यार भाई मैं तो यहीं पड़ा रहता हूँ, नीचे पेयरिंग ही कर लेते हैं, छोड़ो, है ना। इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ज्यादा कर देते हैं। स्प्लिटिंग ज्यादा होने से पेयरिंग जल्दी हो जाती है, बस कुछ और नहीं है मतलब। चले फिर आगे, हाँ जी चलते हैं। चलिए भाई यहाँ पर ना CFSE कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, CFSE कैलकुलेट करना। मान लीजिए आपसे कहे कोई D7 सिस्टम है, कितना सिस्टम है बच्चे, D7 सिस्टम। मतलब D7 का मतलब आपको D में 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं D के डब्बों के अंदर टोटल, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो बताओ कैसे CFSE कैलकुलेट करोगे। चलो फिर चलो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवाओ पहले, 4 5 6, फिर ऊपर जाओ 7, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दे रखा है ना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब CFSE कैलकुलेट करो। नीचे कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 2 4 2 6 आए। नीचे की एनर्जी कितनी है, -0.4 प्लस ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन गया, 1। ऊपर की एनर्जी कितनी है, +0.6। तो बताइए 6 चौका 24 -2.4 और +0.6 कितना आ गया, -1.8 आंसर आ गया CFSE का। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। यदि स्ट्रॉन्ग, कई बार ऐसे दे देते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं लिखते वो, कई बार लिख देते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या लिख देते हैं, लो स्पिन। अब लो स्पिन का मतलब भी होता है पेयरिंग। मैं 3 चीजें लिख रहा हूं, यदि आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है, यदि आपको लो स्पिन कंपाउंड दे रखा है, यदि आपको डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी दे रखा है, तो इन तीनों का मतलब है बच्चे आपको पेयरिंग करवानी है, आपको पेयरिंग करवानी है, आपको पेयरिंग करवानी है। क्या क्या दे रखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दे रखा है, या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल रखा है आपको, या डेल्टा O मोर देन पेयरिंग एनर्जी बोल रखा है। तो इन तीनों केस में आपको पेयरिंग करवानी है, पेयरिंग करवानी है। ठीक है, कभी भी यदि D में 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी पेयरिंग कभी नहीं करवानी आप लोगों को, क्योंकि 3 तो पहले ही नीचे पड़े हुए, तो अब पेयरिंग नहीं होती। 3 इलेक्ट्रॉन से ऊपर जाने के बाद पेयरिंग शुरू होती है, 4 से 5 से 6 से 7 से। क्लियर है, ठीक। यदि इनसे उल्टा सिस्टम दे रखा है बच्चे, यदि वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है आपको, या दे रखा है आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, या दे रखा है आपको डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, तो इसका मतलब आपको पेयरिंग नहीं करवानी। जैसे अभी यहीं पर दे देते कि D7 सिस्टम है और हाई स्पिन है, तो बताओ इसकी CFSE कैलकुलेट करो। तो आप समझ जाना, D7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पिन मतलब पेयरिंग नहीं करवानी। तो पेयरिंग नहीं करवानी तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भरना है आपको इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे भरेंगे, ठीक। तो नीचे आ गए 5 5 की 0.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर आ गए 2 2 की 0.6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप क्या निकाल सकते हो, CFSE निकाल सकते हो। तो ये होता है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बच्चे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में। कहां चलते हैं, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल की शेप कैसी होती है बच्चे, ऐसी। अब देखो एक्स एक्सिस यहां पर है, वाई एक्सिस यहां पर है, तो कोई भी लिगेंड एक्सिस पे नहीं होता, कोई भी लिगेंड एक्सिस पे नहीं होता। तो जब लिगेंड मेटल के पास आते हैं तो एक्सिस पे से नहीं आते, एक्सिस के बीच में से आते हैं। अब एक्सिस के बीच में से आएंगे तो अब उनकी टक्कर किन से होगी, उन ऑर्बिटल से होंगी जो एक्सिस के बीच में है। और एक्सिस के बीच में कौन से ऑर्बिटल है, ये 3। तो इसको पलट दो। पलटने का मतलब क्या है बच्चे, 3 डिब्बे चले जाएंगे ऊपर और 2 डिब्बे आ जाएंगे बच्चे नीचे। ठीक है, अब एनर्जी गैप भी पलट जाएगा, नीचे एनर्जी गैप आ जाएगा -0.6 और ऊपर का एनर्जी गैप आ जाएगा बच्चे प्लस का 0.4। ठीक, अब डेल्टा O नहीं लिखना, आपको डेल्टा T लिखना है, क्योंकि यहाँ पर टेट्राहेड्रल आ गया है। क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर टेट्राहेड्रल आ गया है। ठीक है भाई, हाँ जी सर। तो सुनिए, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, जो ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी है ये बहुत कम होती है पेयरिंग एनर्जी से। तो यहाँ पर आपको जनरली पेयरिंग नहीं करवानी, चाहे कोई सा भी लिगेंड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो। ठीक है, तो जो ये इसका मतलब जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, और पेयरिंग एनर्जी से कम है तो इसका मतलब वो पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पर मोस्टली आपको कौन से कंपाउंड देखने को मिलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस देखने पड़ेंगे। किन देखने को मिलेंगे, किन में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बीच में। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो भी जो टेट्राहेड्रल की एनर्जी है और जो ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी, उसके बीच में रिलेशन होता है, आप लोग याद कर लीजिए, डेल्टा T = 4/9 डेल्टा O। ये ना आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना। क्या करना है, याद रखना है। अच्छी बात है भाई, क्लियर है। अब मैंने बताया था कि ये कलर के बारे में एक्सप्लेन कैसे करेगा। तो देखो, यहां से स्प्लिटिंग होने के बाद, अब मान लो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहां से जंप करके ऊपर चला जाएगा।
ऊपर जंप करके जाएगा तो जब ये वापस आएगा तो कोई ना कोई एनर्जी की वेवलेंथ छोड़ेगा। अब कोई वेवलेंथ होगी उसकी, तो वेवलेंथ होगी तो उसका कोई ना कोई क्या भी होगा, कलर। तो ये कलर के बारे में क्या एक्सप्लेन करता है कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाता है फिर नीचे आ जाता है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होने से कलर बनता है वहां पर। तो इसको ना डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? डी डी ट्रांजिशन बोलते हैं। ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन कलर्ड आता है। क्लियर है भाई? हाँ जी। तो अब आप लोग खुद से बताइए, यदि ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी बच्चे, यदि ये गैप ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम। ठीक। यदि एनर्जी गैप होगा कम, ठीक है, तो एनर्जी हो गई कम तो वेवलेंथ हो जाएगी बच्चे ज्यादा। तो कई बार ना ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करा रहा हूं। FeCN64 नेगेटिव, ठीक है, और FeH2O6 +2, बताओ कौन से कंपाउंड की वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ बतानी है। तो आप खुद सोचो, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पर कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग होगी ज्यादा, ज्यादा होगा तो यहाँ एनर्जी होगी ज्यादा और वेवलेंथ हो जाएगी कम। और यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी होगी कम, एनर्जी होगी कम, वेवलेंथ होगी ज्यादा। तो बताइए किसकी वेवलेंथ ज्यादा आएगी? इसका आंसर आएगा वेवलेंथ आएगी ज्यादा। ठीक है, तो ये थी भाई हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ना है हमें कहां पर? मेटल कार्बोनिल्स। कहां बढ़ना है बच्चे? मेटल कार्बोनिल्स पे। मेटल कार्बोनिल्स। जनरली कार्बोनिल्स में कौन सा लिगेंड होता है? CO इज नोन एज कार्बोनिल लिगेंड। ठीक है, अब एक्चुअली में इसके बारे में क्यों पढ़ाया जाता है मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए ये जो मेटल है, मेटल मान लो ये CN के साथ बॉन्ड बना रही है, किसके साथ? ये डी ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं इसके चारों तरफ। इसने ना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या जो भी बॉन्ड बना लिया। लेकिन एक्चुअल में जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जब आप इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने जाओगे, जो हम 11th क्लास में पढ़ते थे वो एनर्जी वाला डायग्राम, तो आप ये देखेंगे कि CO के पास यहाँ पर पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं खाली, एम्प्टी। तो बड़े ध्यान से समझना बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, खाली ऑर्बिटल होते हैं, पाई स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो पता ये क्या करती है, ये लिगेंड ना मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो हम पढ़ते आए हैं। लेकिन ये पता क्या करती है, देखिए एक हाथ से तो 100 रुपए दे देगी और नीचे के हाथ से 50 रुपए ले भी लेगी। मतलब ये अपने जो खाली ऑर्बिटल है, इसके जो खुद के खाली ऑर्बिटल हैं, उनके अंदर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुला लेती है। ठीक है, तो सुनो क्यों बुला लेती है, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। मैंने बोला अभी CO के मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम पर आप जाओगे 11th क्लास में तो आपको एम्प्टी ऑर्बिटल दिखाई देंगे ऊपर CO के मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में। तो ये क्या करेगी, एक हाथ से तो इलेक्ट्रॉन दे देगी, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगी, और दूसरे ऐसा हाथ से अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मेटल से इलेक्ट्रॉन ले भी लेगी। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? बैक बॉन्डिंग। और इसी बैक बॉन्डिंग को बोला जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग बच्चे? सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग? मेटल कार्बोनिल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू मेटल टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बट आल्सो एक्सेप्ट electrons from metal in their empty anti-bonding orbitals. This is called synergic bonding. क्लियर है ना? तो इस बैक बॉन्डिंग को कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं बच्चे? सिनर्जिक बॉन्डिंग। इस सिनर्जिक बॉन्डिंग के कारण जो मेटल कार्बोनिल्स हैं वो कुछ ज्यादा ही स्टेबल हो जाते हैं। क्यों भाई? इसमें दो दो तरह की बॉन्डिंग होगी, ये भी बॉन्ड बना रहा है और ये उल्टा भी बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई तो मेटल कार्बोनिल्स क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। इन मेटल कार्बोनिल्स को बच्चे ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। कौन से भी बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड भी बोला जाता है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि यहां पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है, और जहां जहां कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स बोला जाता है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है हमारे पास आइसोमेरिज्म। देखिए 3 तरह का आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। पहले हमारे स्ट्रक्चरल पे। स्ट्रक्चरल मतलब आप नाम से ही पता चल रहा है आपको, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। 4 तरह का पढ़ना है हमें, आयनाइजेशन, सॉल्वेट, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बड़ा ही आसान है भाई, ट्रिक से बता देंगे आप लोगों को।
आयनाइजेशन नाम से समझो, जिसके अंदर आयंस डिफरेंट हो। जैसे आप उनको पानी में डालोगे तो आयंस अलग अलग मिलेंगे। जैसे इसमें और इसमें देखो फॉर्मूला तो सेम है ना, एक सल्फेट इसमें एक सल्फेट इसमें, हाइड्रोक्साइड दो, अमोनिया चार, प्लेटिनम एक, प्लेटिनम, फॉर्मूला तो सेम है। बट देखो इसको यदि मैं पानी में डालूंगा तो यहाँ से कौन से आयंस मिलेंगे, सल्फेट आयंस। लेकिन इसको पानी में डालूंगा तो कौन से आयंस मिलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। तो बताओ आयंस अलग अलग है नहीं, नंबर नहीं, आयंस अलग अलग है नहीं है, तो इसका मतलब आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। इसको पानी में डालोगे तो क्लोराइड आयन मिलेंगे आपको, इसके पानी में डालोगे तो ब्रोमाइड आयन मिलोगे, तो इसका मतलब यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। तो आपको देखते ही पता लग जाएगा आयंस अलग अलग हैं तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। सोलवेट हाइड्रेट के नाम से समझो, सोलवेट मतलब सोलवेंट, सोलवेंट जनरली कौन यूज होता है, पानी, और हाइड्रेट का मतलब तो है ही पानी। जहां पर पानी के मोलिक्यूल में गड़बड़ दिखाई दे रही है आपको अंदर बाहर, तो वो सोलवेंट या सोलवेट आइसोमेरिज्म है। जैसे यहाँ पर पानी कितने हैं, 6 अंदर, यहाँ कितने हैं 5, यहाँ कितने हैं 4। अब यहाँ पर देखो पानी बाहर चला गया है। अब ये मत सोचना कि आयंस डिफरेंट है इसमें, नहीं, यहाँ भी क्लोराइड आयन है, यहाँ भी क्लोराइड है, यहाँ भी क्लोराइड है। पानी तो आयन बनाता ही नहीं ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 6 पानी थे अंदर, यहाँ 4 पानी है, यहाँ पर 5 पानी, तो कुछ पानी की गड़बड़ दिखाई दे आपको, इधर उधर हो रहे हैं, पानी अंदर बाहर हो रहे हैं, तो वो सोलवेट आइसोमेरिज्म है। फिर आता है लिंकेज। समझो लिंक का मतलब होता है जुड़ना। जैसे ये मार्कर यहाँ से जुड़ गया इस कैप के साथ, अब ये जुड़ गया यहाँ से, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म है। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो लिगेंड शो करते हैं या वो कंपाउंड शो करते हैं जिनके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड है। यदि कहीं पर एम्बीडेंटेट लिगेंड CN आ जाए या फिर SCN आ जाए, यहाँ पर ONO या NO2 आ जाए, तो वहां पर पक्का आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म मिलेगा। मतलब लिंक का फर्क है, लिंक का। जैसे यहाँ पर ये सल्फर की साइड से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ किसकी साइड से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन की साइड से, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। आंख बंद करके बोल दो बस। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का मतलब देखो, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वही बदल जाएगा। देखो यहां पर कोबाल्ट के साथ कौन है, अमोनिया, और यहाँ क्रोमियम के साथ कौन है, साइनाइड। इनको उल्टा कर दो, मतलब इसके लिगेंड इसको दे दो, इसके लिगेंड इसके दो। ये लो, कोबाल्ट को दे दिया CN, देखो कोबाल्ट को मिल गया CN, और क्रोमियम को मिल गया अमोनिया, क्रोमियम को मिल गया अमोनिया। यदि ऐसा हो रहा है तो बच्चे वहां पर कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है, कोऑर्डिनेशन। तो चलिए बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। तो चलिए भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें पढ़ना पहले 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, और उसमें पढ़ना है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। तो ये 4 तरह के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करवा कर देते हैं। सिस ट्रांस बताना होता है हमें ज्योमेट्रिकल में। जैसे Ma2B2 का मतलब है बच्चे, मेटल ले लो, कोबाल्ट, 2 लिगेंड एक जैसे, जैसे मैंने NH3 ले लिया 2 बार, 2 लिगेंड अलग, Cl2 ले लिया मैंने। तो इसका ये एग्जाम्पल है, इसका अलग तरह भी हो सकता है, आप यहाँ पर वाटर भी ले सकते हो। अब इसका एग्जाम्पल लो, मेटल ले ली मैंने, मान लीजिए कॉपर, 2 लिगेंड एक जैसे लो, जैसे Cl2 ले लिया, और 2 लिगेंड अलग अलग लो, अलग अलग। जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने Br, और यहाँ पर ले लिया मैंने आयोडीन, और यहाँ पर ले लिया मैंने -2। ठीक है, इस तरह के में सिस ट्रांस बताना होता है हम लोगों को। अब यहाँ आ जाओ, MAB2 का मतलब क्या, आप मेटल ले लो कोई भी, मान लीजिए क्रोमियम ले लिया। AB2 का मतलब क्या है, यदि मैं ऐसा लेता हूं लिगेंड NH2 CH2 CH2 NH2, तो देखिए इसके इधर भी डोनर सेम है, इधर भी डोनर सेम है, तो ये है AA टाइप का। किस टाइप का, AA टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड। बट यदि मेरे को AB बनाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चे, NH2 CH2 COO नेगेटिव, इधर अलग डोनर होना चाहिए, इधर अलग। मतलब ऐसा बाइडेंटेट लिगेंड जो अनसिमेट्रिकल है, देखो इधर कुछ और इधर कुछ और, तो वो AB टाइप का है। ऐसा बाइडेंटेट लिगेंड जो सिमेट्रिकल है, दोनों साइड सेम जुगाड़ है इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो वो AA टाइप का। तो AB टाइप का कौन हुआ, ये। तो क्या हो गया, ग्लाइसिनेटो बोलते हैं इसको, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, तो ग्लाइसिनेटो ले लिया मैंने 2 बार, क्योंकि टेट्रा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए ना। ठीक है भाई, यहाँ पर लिख दिया ऐसे। MABCD टाइप का मतलब है चारों लिगेंड्स अलग अलग ले लो। ये लो, क्रोमियम के साथ Cl, Br, आयोडीन और फ्लोरीन, मैंने यही ले लिए भाई। ठीक है, चलिए फिर अब इनके सिस ट्रांस बनाने आने चाहिए वैसे, और कोई बस यही खेल है भाई, यही पूछेंगे आपसे। तो चलो, कोबाल्ट 1 2 3 4, सब में ऐसे ही लिख दो। कॉपर 1 2 3 4, क्रोमियम 1 2 3 4, क्रोमियम 1 2 3 4, सिस ट्रांस बनाएंगे भाई इनके। देखो कोबाल्ट है, अमोनिया को इधर लगा दो, अमोनिया को सामने लगा दो, क्लोरीन को इधर, क्लोरीन को उधर, तो देखो दोनों सेम लिगेंड आमने सामने आ गए, तो ये है ट्रांस। कौन है बच्चे, ट्रांस। इसका सिस कैसे बनाओगे, कोबाल्ट 2 अमोनिया को सेम साइड कर दो, ये लो, दोनों अमोनिया ऊपर कर दी, दोनों क्लोरीन नीचे, तो ये दोनों सेम साइड में है, ये अपोजिट साइड में थे, तो ये बन गया सिस। बनाना आना चाहिए भाई आप लोगों को बस, और कुछ कहानी नहीं है यहाँ पर, यही पूछेंगे आपसे। ठीक है, चलो यहाँ पर
अब जो जो दो सेम लिगेंड है वो एक साइड कर दोगे यदि तुम लोग, तो बन जाएगा बच्चे सी वो सिस। ये क्या बन गया, देखो दोनों सेम साइड है तो ये बन गया सिस। ऊपर 2 नेगेटिव, तो ऐसे करके 2 नेगेटिव कर दिया करो ऊपर, ठीक है। अब यदि मैं इन दोनों को अपोजिट साइड में ले जाऊंगा, Cl को तो ब्रोमीन को आयोडीन को, तो ये देखो अपोजिट साइड आ गए तो बच्चे बन गया है ट्रांस। क्या बन गया है, ट्रांस। क्लियर है। अब इस पे आ जाओ। अब ग्लाइसिनेटो क्या था बच्चे, ग्लाइसिनेटो क्या था, CH2NH2COO नेगेटिव। अब क्या करो, इधर COO नेगेटिव लगा दो, लगा दिया, फिर CH2 इधर लगा दो NH2, सेम इसी तरह से इधर COO नेगेटिव CH2 NH2। अब देखो दोनों नाइट्रोजन सेम साइड है, दोनों ऑक्सीजन सेम साइड है, तो इसका मतलब ये है सिस। कौन सा है बच्चे, सिस। ट्रांस बनाने के लिए क्या करो, इसको पलट दो, नाइट्रोजन को ऊपर ऑक्सीजन को नीचे कर दो। ये लो भाई Cr 1 2 3 4 COO, ठीक है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर NH2। अब NH2 के सामने NH2 ले जाओ, NH2 CH2 COO, ठीक है। तो ये बन गया, देखो नाइट्रोजन के सामने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन, तो ये बन गया बच्चे क्या, टीरांस। क्या बन गया है, ट्रांस। अब आगे से आप सीधा भी लिख सकते हो इसको, जैसे ग्लाइसिनेटो का सिंबल होता है गलाई। क्या सिंबल होता है बच्चे, गलाई, तो यहाँ गलाई लिख दो, यहाँ भी क्या लिख दो, गलाई, ठीक है। ऐसे कर दो बस, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ नाइट्रोजन, तो ये है सिस, सिस ट्रांस। अब अपने आप बना लोगे। क्लियर है भाई, हाँ जी सर। यदि ऐसा आ जाए बच्चे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 3 आइसोमर बनते हैं टोटल, मैं बता दूं। एक की पोजीशन फिक्स कर दो, ये लो Cl फिक्स कर दो, ये लो। अब फिर से Cl फिक्स कर दो, ये लो। अब फिर से Cl की पोजीशन कर दो फिक्स, कर दी। अब Cl का किसके रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस निकालोगे, मान लो ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो ब्रोमीन यहां कर दिया तो ट्रांस, ब्रोमीन यहां कर दिया तो सिस, क्योंकि सेम साइड होगी ना। ब्रोमीन यहां कर दिया तो भी सिस, क्योंकि ये भी सेम साइड है। बोलो 3 ही पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, 3। बाकी जगह कुछ लगा दो, ये लो यहाँ आयोडीन लगा दें, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ आयोडीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ आयोडीन, यहाँ फ्लोरीन, तो 2 तो बनेंगे सिस, सिस सिस, और एक बनेगा ट्रांस। ये था हमारे पास किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। चलिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाते हैं आइसोमेरिज्म कैसे होगा। तो चलिए भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बनाकर देखते हैं हम लोग सिस ट्रांस हमें कैसे बनाना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं। तो सुनो, ये 3 तरह के कंपाउंड हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ऑक्टाहेड्रल में। MA4B2 मतलब 4 लिगेंड एक जैसे, 2 अलग अलग, 2 सेम 4 सेम, जैसे CO NH3 4Cl2, ये हो गया पहला कंपाउंड। अब Cl2 की जगह पर ClBr मतलब BC, 2 भी ले सकते थे, एक Cl एक Br भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, A का मतलब पीछे समझ कर आए थे सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, तो जैसे क्रोमियम मैं ले लूँ यहाँ पर En2, देखिए En क्या होता है, CH2 CH2 NH2 NH2, इसको ना En बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है En स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डायमीन, ठीक है भाई, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो ये 2 बार ले लिया। और B2 मतलब 2 लिगेंड ले लो सेम, ये ले लिए मैंने 2 लिगेंड सेम Cl, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर Cl की जगह आप ClBr मतलब 2 अलग अलग भी ले सकते हो, तो उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है, वो मैं समझा भी दूंगा। MA3B3 का मतलब है Cl Cr Cl3 Br3, ऐसे ले लिया भाई आप लोगों ने, ठीक है, ये कंपाउंड। अब इनके सिस ट्रांस बनाने सीख लो भाई। तो पहले के बनाते हैं हम लोग कोबाल्ट, पहले 6 बॉन्ड बनाएगा ये, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे बना दो 6, ठीक। 4 अमोनिया लगा दो यहाँ पर, देखो अमोनिया 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 अमोनिया, ठीक। 2 क्लोरीन ऊपर नीचे लगा दो, क्लोरीन ऊपर नीचे। अब क्लोरीन ऊपर नीचे आ गई तो इसका मतलब ये ट्रांस है। क्या ये बच्चे, ट्रांस, आमने सामने आ गई ना। अब इसका दूसरा बनाओ, एक और, 1 2 3 4 5 6। अब क्लोरीन को साइड वाली जगह पे लगा दो, एक इकट्ठा, देखो क्लोरीन क्लोरीन, बाकी जगह अमोनिया 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 अमोनिया, तो नजदीक आ गई तो क्या है बच्चे, सिस। क्लियर है। अब मैंने कहा था कि BC टाइप मतलब यहाँ पर आप Cl और एक Br 2 ले लेते, तो Cl और यदि Br सामने आमने आ जाते तो ट्रांस है, Cl और Br यदि इकट्ठे आ जाते तो क्या है, सिस। बना लोगे सिस ट्रांस, हाँ जी सर बिल्कुल बना लेंगे सर। चलिए फिर सेकंड पे चलते हैं, CrEn2Cl पे। चलो यहाँ पर लिख दो क्रोमियम, 1 2 3 4 5 6। अब En को लगा दो यहाँ पर, En लगा दिया मैंने यहाँ, ऐसे लगा सकते हो भाई आप, ऐसे En यहाँ पर लगा दिया, Cl यहाँ Cl यहाँ, तो ये कौन सा बन गया बच्चे, टीरांस। क्या बन गया, टीरांस, ठीक है। अब चलो इसका दूसरा आइसोमर बनाओ, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करो, Cl को लगा दो इधर नजदीक, तो En लग जाएगा इधर,
EN लग जाएगा इधर, तो ये नजदीक आ गया, तो बच्चे ये क्या बन गया, सिस। तो सिस ट्रांस बनाना आना चाहिए, कहने का मतलब ये। अब आप यहाँ पर दो अलग अलग भी ले सकते हो, मतलब Cl2 की जगह आप Cl और Br भी ले सकते थे, तो सेम कहानी यहाँ पर Br लगा दो, सेम कहानी यहाँ पर क्या लगा दोगे, Br। तो ये सिस होगा, ये क्या होगा, ट्रांस होगा। अच्छी बात है भाई, चले। चलो फिर अब आते हैं, तीन एक जैसे हैं और तीन एक जैसे लिगेंड है, तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए Cr 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब जो 3 क्लोरीन है बच्चे, क्या है, 3 क्लोरीन है, बड़े ध्यान से समझना, मैं इनको थोड़ा ऊपर नीचे बना रहा हूं ज्यादा थोड़ा सा। आप 3 क्लोरीन को कहां लगा दो, देखना बच्चे, ये ट्रायंगल बना रहा हूं मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, देखिए ट्रेंगल, और यहां पर भी एक ट्रायंगल दिखाई देगी आपको, रेंगल। ठीक, तो बोलिए यहां पर लगा दो Cl Cl Cl, और यहां पर लगा दो Br Br Br। देखो ये फेस आमने सामने आ गए ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल का फेस, इस ट्रायंगल का फेस, ऐसे आमने सामने आ गए ऐसे। तो ऐसे आइसोमर को बोला जाता है बच्चे मर आइसोमर। कौन सा आइसोमर बोलते हैं, मर। मर का मतलब है बच्चे, ठीक, एक सेकंड भाई, मर नहीं बनेगा, ये उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी भाई, उल्टा बोल दिया। ये ना फेस, इनके फेस आमने सामने है, तो ये फेशियल आइसोमेरिज्म है। कौन सा आइसोमेरिज्म है बच्चे, फेशियल आइसोमेरिज्म। इसका दूसरा आइसोमेरिज्म कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करो, ठीक, जैसे यहाँ पर क्लोरीन लगा दो, यहाँ पर क्लोरीन लगा दो आप लोग, ठीक है। तो एक क्लोरीन लगा दो यहाँ पर, देखो इनमें लगा दो, ऊपर नीचे वाले पे मत लगाओ एक भी, इसके अंदर लगा दो यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये है मर आइसोमर। कौन सा है, मर। बाकी जगह क्या लगा दोगे, Br Br Br। तो बताओ ये जो तीनों Br थी, ये तीनों एक साइड में थी, तो बच्चे ये सिस है, और ये Br ऊपर और ये Br नीचे चली गई, तो बच्चे ये क्या है, ट्रांस। मतलब मर वाले को ट्रांस बोला जाता है, और फेशियल वाले को क्या बोला जाता है, सिस। क्या बोला जाता है, फेशियल वाले को सिस। तो इतने तरह के कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सॉरी ज्योमेट्रिकल पढ़ने हैं आपको। अब ऑप्टिकल के लिए मैं बता दूं आप लोगों को, हमें क्या करना है, थोड़ा सी देर में पढ़ रहे हैं हम ऑप्टिकल। आपको ना कंपाउंड बनाना है, फिर उसकी ना मिरर इमेज बनानी है। यदि वो मिरर इमेज कंपाउंड जैसी है, बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब इसको मैं उठाऊं और इसके ऊपर रख दूं, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट यदि उसकी मिरर इमेज ऐसी आती है बच्चे, देखो जैसे इसकी मिरर इमेज बनाऊं कि वो कंपाउंड के ऊपर ना ढके, जैसे इसको मैं उठाकर इस पे रखूंगा, तो ये जो पूंछ सी बनी हुई है ये यहाँ आएगी, इसको ढकेगी नहीं, तो इसका मतलब वो बनेगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये पेपर में ऐसे भी आ सकता है कि इसका ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनाओ, इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपको बनाकर देखना पड़ेगा। यदि मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है तो इनएक्टिव है, यदि नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो वो ऑप्टिकली क्या बोला जाएगा, एक्टिव। लेट्स ड्रॉ सम स्ट्रक्चर्स। तो चलिए भाई पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के। 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं, बस ऐसे याद रख लो। शुरू में तीनों बाइडेंटेट लिगेंड, फिर 2 बाइडेंटेट, फिर 1 बाइडेंटेट, ऐसे। तो चलिए इसका एग्जांपल दे लेते हैं आप लोगों को, Cr। अब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट कौन था, En, और वो कितनी बार आएगा, 3 बार। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है Cr। सिमेट्रिकल बाइडेंटेट कितनी बार आएगा, 2 बार। और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं Cl2 टाइप। देखना ये पीछे भी आया हुआ था, याद हो तो, अभी ज्योमेट्रिकल में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, अब आ जाओ भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर Cr En को ले लो 1 बार, Cl2 ले लो, यहाँ पर ले लो Br2 टाइप। ठीक है भाई, यहाँ पर आ गया -1। ठीक है, अब देखना, अब ध्यान से कैसे बनाने इनकी स्ट्रक्चर। अब देखो Cr है 1 2 3 4 5 6, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है भाई, ऑक्टाहेड्रल सारे के सारे। अब देखो En को मैं यहाँ लगा दूं, En को मैंने यहाँ लगा दिया, En को मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ बच्चे, मिरर इमेज। चलो फिर Cr 1 2 3 4 5 6। बताओ ये लेफ्ट साइड में है तो इसकी मिरर इमेज चली जाएगी पीछे, ये शीशे की तरफ है तो ये भी शीशे की तरफ आ जाएगा, ये नीचे शीशे की तरफ है तो ये नीचे शीशे की तरफ आ जाएगा। ये लो भाई, अब इसको उठाओ और इसके ऊपर रखो, क्या सुपर इम्पोजेबल है, नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव। और ऐसे ही ड्रॉ करना है आपको, पेपर में ऐसे आएगा, इसकी ना ऑप्टिकली एक्टिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो ऐसे ही ड्रॉ करेंगे आप लोग। क्लियर है, सीख गए पहला, हाँ जी सर सीख गए। दूसरे पे आते हैं। Cr पहले तो 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6। En लगाने हैं 2, तो मैंने एक En लगा दिया यहाँ और एक En लगा दिया यहाँ। Cl को लगा दिया ऊपर नीचे। अब इसकी मिरर इमेज बनाओ भाई, मिरर इमेज 1 2 3 4 5 6।
ये शीशे की तरफ तो यहाँ शीशे की तरफ आ जाएगा जुगाड़, ये शीशे से दूर तो ये शीशे से दूर हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे। अरे भाई साहब ये तो सर मिरर इमेज ढक रही है एक दूसरे को, देखो ये तो ढक रही है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। तो इसका मतलब इसमें दो बनेंगे, इनएक्टिव भी और एक्टिव भी। इनएक्टिव बनाना तो ऐसे बनाना है, और एक्टिव बनाना है तो क्या करेंगे, चलो मैं एक्टिव नीचे बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 मिरर, 1 2 3 4 5 6। तो चलो मैंने Cl को यहाँ लगा दिया, और En को लगा दिया बच्चे यहाँ, En को लगा दिया बच्चे मैंने यहाँ। तो Cl यहाँ है तो Cl कहाँ आएंगे, यहाँ। तो En नीचे है तो बच्चे En आएगा नीचे, और En पीछे है तो En जाएगा पीछे। तो बताओ क्या ये ढक रहा है, नहीं ढक रहा। अब तुम लोग रट्टा मत लगाना कि सर ने बनाया ऐसे ही बनाएंगे ना, आप लोग En को यहाँ लगा सकते थे ऊपर, दोनों को Cl को दोनों को पीछे लगा सकते थे। अब देखो इसके ऊपर +1 है ना, तो आप ऐसे करके +1 लिख दिया करो इसके ऊपर +1, क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज था ना, तो +1। अब +1 का मतलब फोटो मत बनाने लग जाना, कहीं +1 की भी इमेज बनाने लग जाओ ना, ठीक है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव बना दिया, और ये बना दिया हमने ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए लास्ट पे चलते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। चलो भाई, चलिए भाई, CR है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब इसकी मिरर इमेज भी साथ में बना लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब En लगा दिया बच्चे मैंने कहाँ पर, यहाँ En। 2 क्लोरीन यहाँ लगा दिए, क्लोरीन क्लोरीन। 2 Br मैंने लगा दिए यहाँ और यहाँ, और ऊपर -1 है तो ऊपर लगा दिया मैंने -1। अब बताइए En शीशे के नजदीक है तो शीशे के नजदीक ही आएगा। Br इधर है तो Br पीछे चले जाएंगे, Br Br। Cl ऊपर Cl नीचे, तो इसका मतलब आप इसको इसके ऊपर रखेंगे तो नहीं ढक पाएगा, तो ऑप्टिकली क्या हो गया है, एक्टिव। तो इतना था बच्चे हमारे पास आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने पढ़ा स्ट्रक्चरल, जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन चैप्टर। चलिए इसके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, सीबीएसई ने अभी तक क्या पूछे हैं, लेट्स ट्राई। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये सारे सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं भाई, वो पूछे गए हैं, ठीक है। और हमने इस वीडियो लेक्चर में आज ये सारे क्वेश्चन कर भी लिए हैं, यदि आपको ध्यान होगा तो। गिव एविडेंस दैट दिस एंड दिस आर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब आयनाइजेशन तो है, दिख तो रहे हैं, देखो इसमें Cl है, ये आयन देगा सल्फेट आयन पानी में, ये देगा क्लोराइड आयन। लेकिन एविडेंस मतलब आपको प्रूफ देना है। प्रूफ देना है तो देखो इस वाले कंपाउंड में आप AgNO3 डाल दो, और जैसे आप AgNO3 डालोगे तो AgCl बन जाएगा, और AgCl से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्लोराइड आयन बाहर था। कौन था, बाहर। अब इसमें सल्फेट आयन के लिए क्या पता कैसे करोगे, इसमें आप क्या डाल दो, बेरियम क्लोराइड डाल दो। बेरियम क्लोराइड इससे रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बना लेगा, और बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट से बनेगा कि पता चलेगा कि इसमें सल्फेट आयन बाहर है, और इसे प्रूफ हो जाएगा कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच में। ये था पहला क्वेश्चन भाई। चलिए अगले पर, ड्रॉ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करने हैं आप लोगों को। तो चलो भाई, कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, En 2 बार आया हुआ है तो En यहां लगा दो, En यहां लगा दो, Cl को ऊपर नीचे लगा दो, तो ये तो हो गया सिस। क्या हो गया, सिस। इसका ट्रांस बनाओ, 1 2 3 4 5 6। Cl को, सॉरी भाई, सॉरी, ये सिस नहीं, ये ट्रांस है बच्चे, ये अपोजिट आएगा ना, देखो Cl ऊपर नीचे, तो ये ट्रांस है। इसका सिस बनाओ तो Cl को नजदीक कर दो, और En को यहां लगा दो, तो ये बन गया इसका सिस। अब पूछा है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी बनाओ। बताओ ये वाला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव था, अभी किया था हमने थोड़ी देर पहले, ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव था, तो इसकी मिरर इमेज और बना देना, बस आ गया, सोल्व हो गया भाई। बताइए कितना मुश्किल था इसको सोल्व करना, आसान था ना। हाँ जी सर, बिल्कुल आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। PtCl4 gives 2 moles of AgCl। मतलब इसके अंदर AgNO3 डालने पर आपको AgCl के कितने मोल मिल रहे हैं, 2 मोल। बताओ AgCl के 2 मोल मिलने का मतलब क्या, इसमें जो 4 क्लोरीन है इनमें से 2 क्लोरीन कहां पर है, बाहर है, ब्रैकेट से। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है बच्चे, क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है भाई, तो बोलो 2 मोल AgCl से पता चल गया कि 2 क्लोरीन बाहर है, तो इसका फॉर्मूला बना लो। ये लो Pt, 2 क्लोरीन आएंगे अंदर, पानी कितने आएंगे अंदर बच्चे, 4, क्योंकि हेक्सा कोऑर्डिनेट, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनाना आपको, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहना चाहिए। आ गया। अब 2 क्लोरीन जाएंगे बच्चे बाहर, और 4, टोटल 6 पानी है तो 4 पानी भी बाहर जाएंगे। ठीक, तो ये आ गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए भाई फिर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग।
FeCO5 की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, मैग्नेटिक करैक्टर बताना है और स्पिन ओनली मूवमेंट बतानी, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल कर दिखानी है आप लोगों को इसकी। तो चलो, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है बच्चे 3d64s2। अब जो कार्बोनिल होता है ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो 0 है। ठीक, तो चलो फिर 3D में कितने डिब्बे होते हैं? 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया 4s का डिब्बा। इलेक्ट्रॉन कितने? 6, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 2 डिब्बे। अब चलो CO पे, CO तगड़ा लिगेंड था या कमजोर लिगेंड था? सर तगड़ा था सर, ये तो कार्बन कार्बन वाले आपने बताया था तगड़े होते, तो CO तगड़ा है, तो ये क्या करेगा? इन दोनों को भी अंदर भेज देगा। ये लो भाई, तू भी अंदर जा भाई, यहाँ आ जा, आ गया। अब 5 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, फिर आएंगे बच्चे पी के, तो 3 पी के यूज हो जाएंगे, 3 पी के, तो क्या क्या यूज हो गया? DSP3, DSP3। इससे DSP3 वाले की शेप पता कैसी होती है? इस तरह की, देखिए मेटल 1 2 3, एक ऊपर एक नीचे, ट्रेंगुलर प्लेनर बाई पिरामिडल शेप होती है इसकी। ठीक है, तो आ गई शेप। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? DSP3। क्या आई बच्चे? DSP3। ठीक है, हाँ जी सर। मैग्नेटिक करैक्टर, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डाया मैग्नेटिक। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी आ जाएगी बच्चे? 0। कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है भाई, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलो फिर अगले पे आते हैं। हमारे पास है कंपाउंड कोबाल्ट हेक्साफ्लोराइड 3 नेगेटिव। इसकी भी तीनों चीज बतानी है आप लोगों को, तो बताइए कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, तो 3d7 मनफेकोनी, 3d7 4s2। अब यहाँ पर कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ बच्चे +3, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बच गया 3d6। 3d6 मतलब डी के 5 डिब्बों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर आएगा बच्चे S वाला डिब्बा, फिर कौन सा डिब्बा आएगा बच्चे? P वाला डिब्बा। अब बोलो फ्लोरीन तगड़ा था या कमजोर लिगेंड था? कमजोर था सर, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा बेचारा, तो 6 लिगेंड कहाँ जाएंगे? 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर आएगा कौन सा डिब्बा बच्चे? D वाला डिब्बा, एक यहाँ एक यहाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। पैरा या डाया? पैरा मैग्नेटिक। बोहर मैग्नेट्रॉन निकालो 4, फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 2, 4 इंटू में 4 + 2 का स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा भाई। क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, हाइब्रिडाइजेशन वाला तो क्वेश्चन आएगा भाई, लिख लो बस, बस लिख लो, मैंने बोल दिया तो लिख ही लो। ये ना 3 मोल देता है AgCl के, तो इसकी स्ट्रक्चर बतानी है। 3 मोल AgCl के देगा तो इसका मतलब तीनों क्लोरीन कहाँ पर है बच्चे? बाहर है, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा Cr, H2O तो आगे सारे के सारे अंदर, और तीनों क्लोरीन आ जाएंगे बाहर। आंसर आ गया भाई यहाँ पर। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निकल H2O2 इज ग्रीन इन कलर वेयर निकल H2O En2+ इज ब्लू। अब बोलो, ये जो कलर है ये किस पे डिपेंड करता था बच्चे? स्प्लिटिंग पे। किस पे डिपेंड करता था? स्प्लिटिंग पे। अब बोलो, H2O वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग होगी कम, बट यहाँ पर En आ गया, देखो En इथाइलिन डाइअमीन, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो एनर्जी गैप आएगा ज्यादा। तो आप इसी से एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो एनर्जी गैप आएगा ज्यादा, तो इसकी वेवलेंथ अलग होगी, इसकी वेवलेंथ अलग होगी, इसलिए ये ग्रीन कलर का, और ये कौन से कलर का है बच्चा? ब्लू कलर का है। चलिए भी नेक्स्ट पे। CO इज स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट देन अमोनिया, मतलब CO मेटल्स के साथ आसानी से बॉन्ड बना लेता अमोनिया के कंपैरेटिवली, मतलब CO बढ़िया लिगेंड है एज कम्पेयर टू अमोनिया। क्यों? क्योंकि CO के बारे में पढ़ा था हमने, ये एक हाथ से इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरे हाथ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है कार्बोनिल के अंदर, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट है। ठीक, देन अमोनिया। NiCl4 इज पैरामैग्नेटिक वाइल NiCN4 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक। तो सुनो, यहाँ पर Cl कैसा है बच्चे? वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, और जो Cn है ये कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो जब आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने जाएंगे तो यहाँ पर जो Cn है तगड़ा है, तो तगड़ा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन की क्या करवा देगा? पेयरिंग। क्या करवा देगा? पेयरिंग। बट यहाँ क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, इसलिए जहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो वो डायमैग्नेट हो जाएगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। लेकिन आपको करके दिखाना है ये, ऐसा ऐसा एग्जांपल हमने याद करो, वीडियो लेक्चर, इसी वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्टिंग में किया था जब हम ये पढ़ रहे थे ये वाला टॉपिक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए भैया आगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट नोन, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग आसानी से नहीं होती है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है T, ये बहुत कम होती है, किससे? पेयरिंग एनर्जी से। पेयरिंग एनर्जी से जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी वो बहुत कम होती है पेयरिंग एनर्जी से, इसलिए यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं मिलते। और रिलेशन भी था डेल्टा T किसके इक्वल था बच्चे? 4/9 डेल्टा O के इक्वल था, याद हो तो तुम लोगों को भी।
तो ये था भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जाइए और हमें बताइए। और एक काम जो आपको करना होता है वो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ वीडियो लेक्चर को शेयर करना, ताकि इस एग्जाम टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियो लेक्चर का बेनिफिट ले सके। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी हमारे पास 12th क्लास की, वो भी होती है कंप्लीट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम आएंगे आपके साथ लेकर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बस पढ़ते ही रहिए।